ये सू याओयाओ ने अपनी छाती से लगा वो बॉक्स नीचे रखा। ये सू याओयाओ की वो फॉर्मल ड्रेस थी। इस ड्रेस का चेस्ट वाला हिस्सा थोड़ा सा ढीला हो रहा है। मुझे याद आ गया, पिछली बार शायद मैंने अपने हाथों से ही नाप लिया था। मुझे लगा था कि आपका साइज मेरे वाले से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा बड़ा बना दिया। सॉरी, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। यूतियान, जल्दी इधर आकर मेरी हेल्प कर। सू याओयाओ ने देखा कि कैसे बाई टियानटियन उस ड्रेस को उठाकर जाओ यूटियन को खींचते हुए एकदम रॉकेट की स्पीड में वर्कशॉप के अंदर घुस गई। वो चुपचाप सोफे पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। फांग युआन, शीशे के सामने अपना भौकाल काटना बंद कर और बाहर जाकर याओयाओ दीदी से बात कर। बाई टियानटियन ने मुझे शीशे के सामने से सीधा बाहर खदेड़ दिया। हाँ ठीक है। बाई टियानटियन की एक हल्की सी लात खाने के बाद मैं अपना पिछवाड़ा सहलाते हुए बाहर आ गया। गुड आफ्टरनून याओयाओ, मैंने सोफे पर बैठी सू याओयाओ को थोड़े ऑकवर्ड तरीके से देखकर कहा। फेंग, तुम यहाँ क्या? सू याओयाओ जल्दी से खड़ी हुई, लेकिन मुझे अपने सामने देखते ही उसकी आधी बात उसके गले में ही अटक गई। उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और उसके गाल देखते ही देखते टमाटर की तरह लाल हो गए। उसकी उंगलियों ने अनजाने में अपनी ड्रेस को कसकर पकड़ लिया। ये तो कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं फेंग। सू याओयाओ की नजरें किसी चुंबक की तरह मेरी लंबी गर्दन से लेकर सूट से बनी मेरी कमर की लाइन पर चिपक सी गईं। उसकी सांसें साफ तौर पर तेज हो गई थीं और उसका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। सू याओयाओ हकलाने लगी। उससे एक पूरा सेंटेंस भी नहीं बोला जा रहा था। उसकी नजरें मेरी पूरी बॉडी को स्कैन कर रही थीं और आखिर में वो मेरी खुली हुई शर्ट के कॉलर पर जाकर टिक गईं। लेकिन फिर किसी गर्म चीज को छूने के झटके की तरह उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। इस टाइम पर दुकान में कई सारी दूसरी फीमेल स्टाफ भी मौजूद थीं और अंदर से मुझे ऐसे निकलते ही वो सब मुझे बिना पलक झपकाए घूरने लगी थीं। खासकर एक लड़की जो उम्र में थोड़ी छोटी लग रही थी, उसकी आंखों में तो लिटरली दिल बन रहे थे। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी बो टाई अभी तक बंधी नहीं थी और मेरी शर्ट के ऊपर के 2 बटन भी खुले हुए थे, जिससे मेरे कॉलर बोन का थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन गलती से मेरा हाथ सोफे के हैंडल पर रखे सू याओयाओ के हाथ से टकरा गया। सॉरी। हम दोनों के मुंह से एक साथ आवाज निकली और हमने एक साथ अपने हाथ पीछे खींच लिए। सू याओयाओ ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके कान इतने लाल थे कि उनमें से आर पार खून दिख रहा था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रगाड़ी थी कि वो मेरी तरफ दोबारा देखे। मैंने अपना गला साफ किया, इस अजीब सी सिचुएशन को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए। मैं कल पहनने वाली ड्रेस की फिटिंग चेक करने के लिए टियानटियन की दुकान पर आया था। बहुत अच्छी लग रही है। सू याओयाओ की आवाज किसी मच्छर के भिनभिनाने जितनी धीमी थी और उसकी उंगलियां अभी भी अपनी ड्रेस का किनारा मरोड़ रही थीं। उसने चोरी चुपके अपनी नजरें उठाकर एक बार फिर मुझे देखा और तभी अचानक से अपनी नाक को कस कर दबा लिया। मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ, उसने दबी हुई आवाज में कहा और तुरंत उठकर वहां से भाग गई। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया, पूरा ब्लैंक। मैंने अपना सिर नीचे किया और खुद को सूंघ कर देखा। क्या इस ड्रेस से कोई अजीब सी बदबू आ रही है क्या? उधर वॉशरूम में सू याओयाओ अपना सिर ऊपर की तरफ किए दीवार के सहारे खड़ी थी। उसकी उंगलियों ने उसकी नाक को कसकर दबा रखा था, लेकिन फिर भी उंगलियों के बीच से खून की एक हल्की सी लाल लकीर टपकती हुई दिख रही थी। सू याओयाओ, तू कितनी बड़ी बेवकूफ है, तुझे सच में नक्सीर फूट गई। उसने शीशे में खुद को देखा। वो शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी और उसके दिल की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थीं। सू याओयाओ ने वॉशरूम में ठंडे पानी से अपने जलते हुए चेहरे पर छींटे मारे। शीशे में अपनी उन लाल आंखों और कानों को देखकर उसने गुस्से में अपने नीचे वाले होंठ को काट लिया। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए अपने उस हाथ की पीठ को छुआ जिसे मैंने अभी छुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी उंगलियों की गर्माहट अभी भी वहां जिंदा हो। साला फिर से निकल रहा है। उसने जल्दी से टिश्यू पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा लपेटा और अपनी नाक में ठूंस लिया। जब उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला तो पाया कि मैं कॉरिडोर में ही उसका इंतजार कर रहा था। याओयाओ, क्या तुम ठीक हो? मैंने फिक्र जताते हुए पूछा। मेरी नजरें उसके कान के पास की उस नमी पर टिक गईं जो अभी भी गीली थी। मैं एकदम ठीक हूं। सू याओयाओ अनजाने में आधा कदम पीछे हटी, लेकिन फिर उसे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही साफ दिख रहा है, इसलिए उसने जल्दी से जोड़ा, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। मैंने गहरी सोच में सिर हिलाया और अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर उसे थमा दिया। चेहरा पोंछ लो। टियान ने कहा कि तुम्हारी ड्रेस बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सू याओयाओ ने रुमाल ले लिया। उस पर पुदीने की एक हल्की सी खुशबू थी, जिसे सूंघते ही उसे कल रात का वो पल याद आ गया जब वो मेरी बाहों में लिपटी थी।
उसका दिल एक बार फिर से बेकाबू होकर धड़कने लगा। थैंक्स। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आवाज किसी मच्छर के भिनभिनाने जितनी धीमी थी। वेलकम। मैंने मुस्कुराते हुए उसे बड़े आराम से देखा। अच्छा, कल वाली डांस पार्टी के लिए तुम तैयार हो? सू याओयाओ ने पहले सिर हिलाया, फिर ना में सिर हिलाया। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। मैंने आज तक कभी किसी ऐसी पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं किया। चिंता मत करो, मैंने उसे दिलासा दिया। वहां सब लोग होंगे, और वैसे भी तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि पार्टी में सारी लाइमलाइट तुम्हारी ही होगी। सू याओयाओ का चेहरा और ज्यादा लाल हो गया और उसकी उंगलियां अनजाने में ही उस रुमाल को मरोड़ने लगी। फेंग, तुम ये सब मत कहो, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने एकदम ईमानदारी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हम दोनों के बीच का माहौल अचानक से थोड़ा अजीब और गहरा हो गया। सू याओयाओ को ऐसा लगा जैसे उसका दिल सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। उसने एक लंबी सांस ली और हिम्मत जुटाकर मेरी तरफ देखा। फेंग, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या सवाल? मैंने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और बड़े गौर से उसकी बात सुनने लगा। वो है, क्या कल रात क्या तुम जागे हुए थे? मेरा चेहरा एकदम जम सा गया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सू याओयाओ अचानक ये पूछेगी। मैं एक पल के लिए एकदम ब्लैंक हो गया कि मैं उसे क्या जवाब दूं। मुझे खामोश देखकर सू याओयाओ की आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर गई। मुझे पता था, तुम्हें सब पता था। याओयाओ, मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द गले में ही फंस गए। कोई बात नहीं, सू याओयाओ ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा। मैं बस ये कंफर्म करना चाहती थी। तभी वर्कशॉप के अंदर से बाई तियन तियन की आवाज गूंजी। याओयाओ दीदी, ड्रेस मॉडिफाई हो गई है, जल्दी अंदर आकर ट्राई करो। सू याओयाओ को जैसे कोई लाइफलाइन मिल गई हो, उसने तुरंत कहा, मैं ड्रेस ट्राई करने जा रही हूँ, और भागते हुए अंदर चली गई। मैं बाहर सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। काफी टाइम निकल गया, लेकिन बाई तियन तियन और सू याओयाओ बाहर नहीं आई, तो मुझे थोड़ी हैरानी होने लगी। भाई, चाय पी लो। जियांग भाई, तियन तियन दीदी और बाकी सब भी बस थोड़ी ही देर में आ जाएंगी। जाहो युतियन प्लेट लेकर पास आई। युतियन, ये मेरी 9वीं कप चाय है, अब और नहीं पी सकता भाई, मैंने हंसते हुए कहा। तियन तियन, नहीं, वहां नहीं, वो बहुत सेंसिटिव है। अरे, इस जगह बिना फोर्स के ये अंदर नहीं जाएगा, बहुत टाइट है, थोड़ा दर्द हो रहा है। टियान टियान, धीरे। याओयाओ दीदी, आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, पहले इसे पहन लीजिए, धीरे करो, ये फट जाएगा। सॉरी, मैं धीरे ही कर रही हूँ। वर्कशॉप के अंदर से हर थोड़ी देर में उन दोनों के हंसने, खेलने और लड़ने की आवाजें आ रही थीं। क्या ये दोनों सच में सिर्फ कपड़े ट्राई कर रही हैं? उनकी बातें सुनकर तो मेरे कान तक गर्म हो गए थे। डांस प्रैक्टिस के लिए टैंग नाना के पास जाने में अब 1 घंटे से भी कम का टाइम बचा था। मुझे अपनी वो रूफ बदलनी थी, लेकिन ट्रायल रूम तो इन दोनों ने ही कब्जा कर रखा है। अब क्या करूं? क्या जाकर उन्हें जल्दी करने को कहूं? ये सोचते हुए मैं उठा और वर्कशॉप के पर्दे के पास गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अचानक पर्दा हटा और बाई तियन तियन सामने आ गई। यार, बाई तियन तियन मेरे सामने एकदम से आ जाने की वजह से डर गई और उसके हाथ से सुई धागे का डिब्बा लगभग गिर ही गया था। फेंग युआन, तू क्या लुच्चा है क्या? छुपकर हमें देख रहा था? नहीं, मैं तो बस ये पूछने आया था कि और कितना टाइम लगेगा। मैंने हड़बड़ाहट में सफाई दी। बाई तियन तियन ने मुझे शक की नजरों से ऊपर से नीचे तक घूरा। सच में? तो इतने पास खड़े होने की क्या जरूरत थी? तियन तियन, हो गया मेरा। अंदर से सू याओयाओ की आवाज आई। हे, लिटिल युआनजी, मैं पहले ही बता देती हूँ, याओयाओ दीदी की खूबसूरती देखकर कहीं अपना आपा मत खो देना। बाई तियन तियन ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और पर्दे को पूरी तरह से हटा दिया। पर्दा हटते ही मेरी सांसें एक पल के लिए थम गईं। सू याओयाओ ट्रायल मिरर के सामने खड़ी थी। उसने वो हल्के बैंगनी रंग की ड्रेस पहनी थी जो पानी की तरह उसके शरीर पर गिर रही थी और उसकी स्किन को दूध जैसा गोरा दिखा रही थी। वार्म येलो लाइट में वो ड्रेस उसके कंधों की परफेक्ट लाइंस को उभार रही थी। उसकी स्कर्ट पर लगे छोटे छोटे क्रिस्टल्स उसकी हर मूवमेंट के साथ हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। उसकी ड्रेस की लेंथ को एकदम परफेक्ट तरीके से ऑल्टर किया गया था, जिससे उसके नाजुक टखने साफ दिख रहे थे और वो एकदम किसी परी जैसी लग रही थी। उसके लंबे बाल जूड़े में बंधे थे और कुछ लटें उसके कानों के पास लटक रही थी, जो उसे और भी प्यारा बना रही थी। सिर पर लगा वो सिल्वर क्राउन जिसमें पर्पल रत्न जड़े थे, लफ्ज कम पड़ जाएंगे। वो एकदम किसी कहानी की राजकुमारी लग रही थी। वो अभी भी इस पूरे गेटअप के साथ पूरी तरह सहज नहीं थी। उसने अपने हाथों से अपनी स्कर्ट को पकड़ रखा था और उसकी नजरें नीचे थीं। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी नजरें सीधे मेरी गहरी आंखों से टकरा गईं। अरे भाई युआनजी, अपनी लार पोंछ ले। बाई तियन तियन ने मुझे छेड़ते हुए एक धक्का दिया और फिर गर्व से सू याओयाओ की तरफ देखा। साफ था कि वो अपनी डिजाइन की हुई इस ड्रेस से पूरी तरह खुश थी। नहीं, मैं लार नहीं गिरा रहा था। मैंने जल्दी से अपना बचाव किया, पर फिर भी अपने होठों के कोनों को पोंछा। सू याओयाओ ने मेरा ये रिएक्शन देखा तो उसके गाल और लाल हो गए। वो घबराहट में अपनी ड्रेस को मरोड़ने लगी। क्या ये सच में अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी,
सच में कमाल की लग रही हो। मैंने पूरी सच्चाई के साथ सिर हिलाया। याओ याओ, ये कलर तुम पर बहुत जच रहा है। मेरी तारीफ सुनकर सू याओ याओ की आंखें चमक उठीं। उसने अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान दबाई और फिर शर्मा कर सिर नीचे कर लिया। थैंक्स। चलो चलो, सिर्फ शर्माने का टाइम नहीं है। बाई तियन तियन ने ताली बजाई। याओ याओ दीदी, एक बार और घूम कर दिखाओ, देख लूं कहीं और कुछ सेट करना है क्या। सू याओ याओ ने उसकी बात मानी और गोल घूम गई। उसकी स्कर्ट किसी फूल की पंखुड़ियों की तरह खिल गई और लाइट के नीचे चमकने लगी। परफेक्ट। बाई तियन तियन ने चुटकी बजाई। कल की पार्टी में तुम पक्का आग लगा दोगी याओ याओ दीदी। तियन तियन। सू याओ याओ शर्मा गई और अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। अच्छा लिटिल युअनजी, तुम भी जल्दी से याओ याओ दीदी के पास जाकर खड़े हो जाओ। बाई तियन तियन को जैसे कुछ याद आया। है क्यों? मैंने कंफ्यूजन में पूछा। जैसा बोल रही हूं वैसा करना। बाई तियन तियन ने बिना कोई बहस किए मुझे धक्का देकर सू याओ याओ के बगल में खड़ा कर दिया। हम दोनों को पास खड़े देखकर बाई तियन तियन की आंखें चमक उठीं। हाँ, यही तो वो फील है। याओ याओ दीदी, अब तुम फेंग युआन का हाथ पकड़ लो। सू याओ याओ ने सिर झुकाकर धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर अकड़ गया था और मेरी नजरें उस पतली उंगलियों पर थीं जो मेरे बांह को हल्का सा छुए हुए थीं। अरे लिटिल युअनजी, हिलना मत। बाई तियन तियन ने पास के काउंटर से एक प्रोफेशनल DSLR कैमरा उठाया। फेंग, दरअसल तियन तियन चाहती है कि हम लोग इस बुटीक के लिए मॉडल बन जाएं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप मना कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सू याओ याओ ने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। ओह, तो ये बात है। मुझे अब सब समझ आया। मना करने की कोई जरूरत नहीं है याओ याओ, मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। ये सुनकर मैं रिलैक्स हो गया। मैंने तुरंत अपना पोज सेट किया और कैमरे की तरफ देखकर एक ब्राइट और कॉन्फिडेंट मुस्कान दी। बहुत बढ़िया, तुम दोनों थोड़ा और पास आ जाओ। हाँ, एकदम पास। बाई तियन तियन ने अपना कैमरा ऊपर उठाया और पूरे एक्साइटमेंट के साथ हमें पोज देने के लिए डायरेक्ट करने लगी। सू याओ याओ लगभग पूरी तरह से मेरे शरीर से चिपक गई थी। मेरे कोलोन की हल्की सी खुशबू उस तक साफ पहुंच रही थी। फेंग युआन, अपना हाथ याओ याओ दीदी की कमर पर रख। अरे क्या ये थोड़ा अजीब नहीं होगा? मैंने झिझकते हुए कहा। थोड़ा प्रोफेशनल बनना, ये सब आर्ट के लिए है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ही सावधानी से अपना हाथ सू याओ याओ की पतली सी कमर पर रख दिया। उस पतली सी ड्रेस के आर पार भी मैं साफ महसूस कर सकता था कि उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। याओ याओ दीदी, अपना सिर इसके कंधे पर रख दो। सू याओ याओ एक पल के लिए झिझकी और फिर धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। घबराहट की वजह से उसकी पलकें कांप रही थीं। परफेक्ट, इसी पोज में रुकना। जैसे ही कैमरे का फ्लैश चमका, मैंने नोटिस किया कि सू याओ याओ के छोटे और प्यारे से कान एकदम लाल हो चुके थे। चलो कुछ और अलग पोज ट्राई करते हैं। परफेक्ट। बाई तियन तियन पूरे जोश में उन फोटोज को चेक करने लगी। उसकी आंखों में अपनी डिजाइन के लिए एक अलग ही पागलपन दिख रहा था। ये फोटोज पक्का और भी बहुत सारे कस्टमर्स को खींच कर लाएंगी। ऐसे ही 10 मिनट और निकल गए। तियन तियन, अब मुझे सच में जाकर अपने कपड़े बदलने होंगे, वरना नाना के पास पहुंचने में मुझे लेट हो जाएगा। मैंने हार मानकर कहा। तभी तांग नाना का कॉल आ गया। फेंग युआन, आज डांस प्रैक्टिस के लिए टियान टियान को भी अपने साथ ले आना। कल ही वेलकम पार्टी है, तो तुम दोनों को भी साथ में कोऑर्डिनेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, मैंने हामी भरी और फिर बाई तियन तियन की तरफ देखा। ओके नाना दीदी, हम बस यहाँ फ्री ही होने वाले हैं, अभी आते हैं। बाई तियन तियन कैमरे में फोटोज देखकर पागलों की तरह मुस्कुराते हुए बोली। तो मैं अपने कपड़े बदलकर वापस रूम पर जाती हूँ, तुम दोनों रास्ते में अपना ध्यान रखना। सू याओ याओ ने अपने होंठ दबाते हुए कहा। ठीक है याओ याओ दीदी, मैं अभी युतियन को बोलकर आपकी ड्रेस वापस पैक करवा देती हूँ। उधर फोन काटने के बाद तांग नाना ने शीशे में खुद को देखा। कल ही डांस पार्टी है, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। भले ही इन कुछ दिनों की ट्रेनिंग से मैंने अपने बॉलरूम डांस को परफेक्ट कर लिया है, लेकिन बाई तियन तियन और मैंने एक बार भी साथ में प्रैक्टिस नहीं की है। हमारा तालमेल पक्का अच्छा नहीं होगा। ये बात तांग नाना को अंदर ही अंदर बहुत टेंशन दे रही थी। आखिरकार पार्टी में बहुत से प्रोफेशनल डांस स्टूडेंट्स भी हिस्सा लेने वाले थे। फर्स्ट प्राइज जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं होने वाला था। आज रात हमें हर हाल में अपनी पार्टनरशिप को सेट करना होगा, ताकि कल पार्टी में हम अपनी बेस्ट फॉर्म में रहें। नाना, क्या आज भी तू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रही है? दरवाजे से आई एक लड़की की आवाज ने तांग नाना की सोच को तोड़ दिया। उसने नजर उठाकर देखा, सामने पड़ोस वाले लड़कों के सेक्शन का मॉनिटर मे पियन खड़ा था। चूंकि हर रोज क्लासेस खत्म होने के बाद इस फ्लोर की लाइट बंद करने का काम मे पियन का था, इसलिए तांग नाना ने अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का बहाना बनाकर उससे ये ड्यूटी ले ली थी। यार नाना, हम अभी फर्स्ट ईयर में ही तो हैं, इतना खून पसीना बहाने की क्या जरूरत है? मे पियन हंसते हुए डांस रूम के अंदर आ गया। जाहिर सी बात है, उस गधे को ये नहीं पता था कि तांग नाना ये सब मुझे डांस सिखाने के लिए कर रही थी। हर किसी का अपना अपना पेस होता है। तन नाना ने बिना किसी इंटरेस्ट का जवाब दिया और अपने बिखरे बालों को कान के पीछे किया। और वैसे भी कल वाली पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। मे पियन ने अपने कंधे उचकाए। उसकी नजरें उस खाली डांस रूम में घूमी। क्या कोई हेल्प चाहिए?
जैसे प्रैक्टिस पार्टनर बनने में? नहीं शुक्रिया, मैं बस कल के सोलो डांस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तन्नाना ने उसे इज्जत से मना कर दिया और म्यूजिक सिस्टम सेट करने के लिए पीछे मुड़ गई। लेकिन तभी मेपियन ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। नाना जरा रुको। मेपियन अचानक एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक गंदी सी चमक थी। मैंने सुना है कि तुम्हारा अभी तक कोई डांस पार्टनर नहीं है, सही कहा ना? क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? आज उसने बहुत ही हार्ड परफ्यूम लगा रखा था, जो पसीने की बदबू के साथ मिलकर इतना गंदा महक रहा था कि तंगनाना ने चिढ़कर अपनी भौहें सिकोड़ ली। मेरा हाथ छोड़ो। और दूसरी बात, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि लड़के मुझे नाना कहकर बुलाएं। तंगनाना ने ठंडी आवाज में कहा और अपनी कलाई घुमाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। एक डांस स्टूडेंट होने की वजह से उसके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी आम लोगों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन मेपियन शायद पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपनी 5 उंगलियों को लोहे के चिमटे की तरह कस लिया। इतना एटीट्यूड मत दिखाओ ना नाना, मेपियन ने अपनी आवाज भारी करते हुए कहा और लगभग उसके शरीर से चिपक गया। मेपियन, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे अभी छोड़ दो। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारी पार्टनर नहीं बनूंगी। तंगनाना ने एकदम गुस्से और नफरत भरी नजरों से घूरते हुए कहा। नाना अब शर्माओ मत, तुमने अभी तक कोई पार्टनर नहीं चुना, वो इसलिए ना क्योंकि तुम मेरा इंतजार कर रही थी। अगर हम दोनों साथ आ गए तो फर्स्ट प्राइज पक्का हमारा ही होगा। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ो। तंगनाना 2 कदम पीछे इंडिफरेंट, उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं छोड़ूंगा, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेपियन ने एक कमीनी मुस्कान के साथ तंगनाना को दीवार की तरफ धकेल दिया। चटाक, तंगनाना का बायां हाथ किसी जहरीले सांप की तरह हवा में लहराया और एक जोरदार तमाचा मेपियन के गाल पर छप गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेपियन ने अपने चेहरे पर छपे उन उंगलियों के निशान पर हाथ रखा। वो पूरी तरह से सन्न रह गया था। मेपियन, तू साला 1 नंबर का कचरा है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू इतना घटिया इंसान होगा। तंगनाना ने अपना हाथ वापस खींचा और तुरंत उससे दूरी बना ली। तेरी औकात क्या है मुझे ऐसा बोलने की? मेपियन का ईगो बुरी तरह हर्ट हो चुका था। उसने झपट्टा मारकर तंगनाना के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे दोबारा दीवार से सटा दिया। ये क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। तंगनाना ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एक लड़के की ताकत के सामने वो कमजोर पड़ गई। उसकी पीठ जोर से पीछे शीशे पर जाकर टकराई। मेपियन की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। ये सती सावित्री बनने का नाटक मत कर। मेरे बाप फैंग ग्रुप के एक टॉप एग्जीक्यूटिव हैं। साला, मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तुझे हर एंगल से डिजर्व करता हूँ। ये तो तेरी किस्मत है कि मेरी नजर तुझ पर पड़ गई। तंगनाना ने उसे लात मारने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन मेपियन ने अपने घुटने से उसके पैर को बीच में ही ब्लॉक कर दिया। आज तो मैं भी देखता हूँ कि एक बार मेरा काम हो गया तो उसके बाद तू क्या। धराम। डांस रूम का दरवाजा लात मारकर जोर से खोल दिया गया। दरवाजे पर मैं और बाई तियनतियन खड़े थे और गुस्से से मेरा चेहरा एकदम लाल हो चुका था। फैंग युआन। मुझे देखते ही तंगनाना की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। मैं एक चीते की तरह आगे लपका। मैंने उस कमीने मेपियन की कॉलर को पीछे से कसकर पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे की तरफ घसीट कर फेंक दिया। साला। मेपियन लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम पीछे हटा। वो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाया था कि मेरा एक जोरदार मुक्का सीधा उसके मुंह पर जा लगा। मेपियन दर्द से चीख पड़ा। उसकी नाक से खून का फव्वारा छूटने लगा। उसने अपनी नाक पकड़ी और डर और गुस्से से मेरी तरफ घूरा। तू है कौन? आते ही मुझ पर हाथ उठा दिया। तेरा बाप। मैंने उसके पेट पर एक इतनी जोरदार लात मारी कि वो साला सीधा जमीन पर ढेर हो गया। वो दर्द से तड़प रहा था और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो। तू मेरा बाप कैसे हो सकता है? उधर टैंग नाना के कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे। उसकी कलाई पर वो लाल निशान साफ दिख रहे थे और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नाना दीदी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम आ गए हैं। बाई तियनतियन तुरंत दौड़ कर गई और उसने टैंग नाना को गले लगा लिया। वो उसकी पीठ थपथपाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। टैंग नाना ने अपना चेहरा बाई तियनतियन के कंधे में छुपा लिया और सिसक कर रोने लगी। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। साफ था कि वो अंदर से बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने जमीन पर सिकुड़े हुए उस कीड़े मेपियन की तरफ देखा। मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैंने उसके कॉलर को झटके से पकड़ा और अपना मुक्का दोबारा हवा में उठा लिया। सुन बे छपरी, मैं तुझे बता रहा हूँ, आज तेरी मौत पक्की है। मुझ पर हाथ उठाएगा साले? तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मेरा नाम मेपियन है और मेरे पापा धराम। मैंने एक और जोरदार मुक्का सीधा उसके मुंह पर जड़ दिया। मेपियन ने हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुक्के की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ ब्लॉक नहीं कर पाया। तेरी तो धराम। मेरे पापा धराम, फैंग ग्रुप के धराम, मार्केटिंग डायरेक्टर हैं धराम। ऐसे ही 10 से 15 बार मेरे मुक्कों की बारिश होती रही।
आखिरकार मे पियन को अकल आ गई। वो अपना सूजा हुआ मुंह पकड़कर चुपचाप पड़ गया। उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकली। बीच बीच में जब उसने अपने हाथों से मुक्के रोकने की कोशिश की थी तो मेरे प्रेशर की वजह से उसके अपने ही हाथों से उसके मुंह पर पड़ गए थे। लिटिल युआनजी बस कर, ये साला सुअर बन चुका है। जब बाई तियन ने देखा कि मे पियन के पूरे मुंह से खून टपक रहा है तो उसने जल्दी से मुझे रोका। टैंग नाना ने भी अपने आंसू पोंछे और आगे आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तब जाकर मैंने अपना हाथ रोका, लेकिन मेरी आंखों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। मैंने झटके से उस कमीने का कॉलर छोड़ दिया। तूने क्या बोला था अभी? तेरे बाप का नाम क्या है? मैंने एकदम ठंडी आवाज में पूछा। मैं जीबो। मे पियन जमीन पर पसर गया था। उसका मुंह इतना सूज चुका था कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। ठीक है, अब दफा हो जाए यहाँ से। मैंने उसके पिछवाड़े पर एक और लात जड़ी। मे पियन रेंगता और लड़खड़ाता हुआ किसी तरह डांस रूम से बाहर भाग गया। मैं तुरंत पीछे मुड़ा। नाना, तुम ठीक तो हो? सॉरी, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। मेरी नजर उसकी कलाई पर पड़े उन लाल निशानों पर गई। मैंने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर झिझक कर उसे वापस खींच लिया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, टैंग नाना ने खुद आगे आकर मुझे कसकर गले लगा लिया। अब सब ठीक है, तुम दोनों का थैंक यू। टैंग नाना की आवाज मेरे कंधे में दबी हुई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां ने अभी भी मेरी शर्ट को बहुत कसकर पकड़ रखा था। नाना, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने सिर झुकाकर बहुत ही सॉफ्ट आवाज में पूछा। टैंग नाना ने धीरे से ना में सिर हिलाया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे छिले हुए नकल्स को देखने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो कुछ फील भी नहीं हो रहा। मैंने एक बेवकूफों वाली स्माइल देते हुए जल्दी से अपने हाथ पीछे छुपा लिए। पास खड़ी बाई तियन हम दोनों को गले मिलते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग थी। उसने अपने होठों को दांतों से दबाया और आखिरकार बहुत ही धीमी आवाज में बोली, नाना दीदी, क्या आपको थोड़ा रेस्ट करना है? ये सुनते ही टैंग नाना को अपनी सिचुएशन का एहसास हुआ। उसने हड़बड़ाहट में मुझे छोड़ा और अपनी आंखें पोंछने लगी। मैं ठीक हूं, हमें पार्टी के लिए प्रैक्टिस रोकनी नहीं चाहिए। उसकी ये जिद देखकर मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी। क्या हम आज के लिए प्रैक्टिस छोड़ नहीं सकते? तुम्हें रूम पर जाकर आराम करना चाहिए। नहीं, टैंग नाना ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची कर दी। कल ही पार्टी है। तुम्हें और तियन को अपना कोऑर्डिनेशन सेट करने के लिए जल्दी से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। उसकी आंखों में एक ऐसी जिद थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। शायद इसी तरह से वो अपने अंदर के डर को भुलाना चाहती थी। मैंने और बाई तियन ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों की आंखों में टेंशन साफ दिख रही थी, लेकिन टैंग नाना इतनी जिद्दी हो गई थी कि हमने उसे और कुछ बोलना सही नहीं समझा। ठीक है, मैंने हार मानकर कहा, लेकिन नाना, अगर तुम्हें थोड़ी भी प्रॉब्लम फील हो तो हमें तुरंत बता देना। टैंग नाना ने सिर हिलाया और म्यूजिक सिस्टम सेट करने चली गई। उसकी मूवमेंट्स अभी भी किसी प्रोफेशनल जैसी एकदम स्मूथ थीं, लेकिन मैंने नोटिस किया कि उसकी उंगलियां अभी भी हल्की हल्की कांप रही थीं। तियन, मैंने आवाज नीची करके बाई तियन से कहा, नाना पर नजर रखना। बाई तियन ने अपने होठों को दबाया और हल्का सा सिर हिला दिया। मुझे पता है। म्यूजिक शुरू हुआ। ये वही गाना था जो कल पार्टी में बजने वाला था। बाई तियन ने एक गहरी सांस ली, मेरे पास आई और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपना दूसरा हाथ धीरे से उसकी कमर पर रख दिया। मैं फील कर सकता था कि उसकी बॉडी थोड़ी अकड़ी हुई थी, लेकिन उसके शरीर से एक अलग ही हीट आ रही थी। रिलैक्स करो तियन, मैंने फुसफुसाकर कहा। मेरे पेस को फॉलो करो। बाई तियन ने नजरें उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस एक साथ घूम रहे थे, लेकिन उसने तुरंत अपना फोकस सेट किया और म्यूजिक के साथ अपना पहला कदम बढ़ा दिया। टैंग नाना हाथ बांधे साइड में खड़ी हमारी मूवमेंट्स को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। बीच बीच में वो हमें टोक भी रही थी। फेंग युआन, अपना हाथ थोड़ा और नीचे करो। तियान, बीट पर ध्यान दो। डांस रूम का माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। मैंने नोटिस किया कि भले ही बाई तियन आम दिनों में बहुत चटर पटर करती है, लेकिन जब डांस की बात आती है तो उसके मूव्स बहुत एलिगेंट हैं। उसकी कमर बहुत फ्लेक्सिबल है और उसके कदम एकदम हल्के हैं। वो कहीं से भी कोई बिगनर नहीं लग रही थी। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई। तियन, तू तो छुपा रुस्तम निकली। बाई तियन ने घमंड से अपनी नाक से कुड़ी। जाहिर सी बात है, इस मैडम ने बहुत प्रैक्टिस की है। कब प्रैक्टिस की? मुझे कैसे नजर पता है? तुझे क्या लगता है सब तेरे जैसे बेवकूफ होते हैं? बाई तियन की जबान से तीखे ताने तो निकल रहे थे, लेकिन उसके होठों पर एक स्माइल भी थी। मैंने तो ये सब। वो अचानक बोलते बोलते रुक गई। किसके लिए? मैंने मजे लेते हुए पूछा। तुझे नहीं बताऊंगी। बाई तियन ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और मेरी तरफ नहीं देखा। तांग नाना हम दोनों के बीच का ये बॉन्ड देख रही थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी छाई, लेकिन उसने तुरंत उसे छुपा लिया। उसे पता था कि कल इसी वक्त मैं उस स्टारी ब्लू सूट में बाई तियन का हाथ पकड़े डांस फ्लोर पर एंट्री करूंगा
और वो सिर्फ फ्लोर के किनारे खड़े होकर स्पॉटलाइट के नीचे हम दोनों को घूमते हुए देखेगी। शायद ये दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। चलो बातें बंद करो और प्रैक्टिस पर फोकस करो, तांग नाना ने आखिरकार बोला। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आधी रात हो गई। जब आखिरी बीट बजी तो बाई तियनतियन इतनी थक चुकी थी कि वो मेरे कंधे पर सिर रखकर हांफने लगी। ठीक उसी वक्त सिटी सेंटर के एक बहुत ही वीआईपी के टीवी रूम में एक गंजा सा बियर बेली वाला आदमी, जो अपने बालों को पीछे की तरफ सेट किए हुए था, 2-3 लड़कियों को बाहों में भरकर बैठा था। वो बारी बारी से उनके हाथों से शराब पी रहा था। बो भाई, क्या आप सच में फैंग ग्रुप के एग्जीक्यूटिव हैं? मैंने सुना है कि आप जैसे बॉस लोगों का पैकेज करोड़ों में होता है, क्या ये सच है? एक लड़की जिसने बहुत हेवी मेकअप किया हुआ था, बहुत ही चिपके हुए अंदाज में मे जीबो पर गिरते हुए बोली। मे जीबो ने बहुत ही घमंड के साथ अपना वाइन का गिलास हिलाया, जिससे उसकी कलाई पर बंधी रोलेक्स साफ दिख रही थी। करोड़ों? वो तो चिल्लर है। हम फैंग ग्रुप वाले तो पूरे जियांगचेंग में नंबर 1 हैं। उसने अंगूठा दिखाया और मौका पाकर उस लड़की की कमर पर चिकोटी काट ली। अरे बो भाई, आप बहुत शैतान हैं। लड़की ने नखरे दिखाते हुए खुद को पीछे खींचा और फिर हंसते हुए दोबारा उसके पास आ गई। तो क्या आप मुझे फैंग ग्रुप में कोई जॉब दिला सकते हैं? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मे जीबो बस अपना भौकाल काटने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा।